पिछले 9 दिनों से चल रहे इजरायल ईरान युद्ध में इजरायल ने आज फिर इस्फहान में ईरान के परमाणु अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया। ईरान ने भी जबरदस्त मिसाइलों से पलटवार किया। उत्तरी इजरायल के हाइफा को निशाना बनाया है। मध्य पूर्व में जो युद्ध है उसकी आग लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भारत का इस युद्ध पर क्या रुख होना चाहिए, क्या रुख है। सी वोटर पर ने एक सर्वे किया, भारतवासियों का मन टटोलने का प्रयास किया और आज तक पर हम आपको वो सबसे बड़ा सर्वे दिखाने जा रहे हैं। जी हां, इस युद्ध पर और इससे जुड़े कई पहलुओं पर क्या पक्ष है, क्या उनकी राय है। मिसाल के तौर पर सुमित, प्रश्न यहां यह है कि भारतवासी किसका पक्ष सही मानते हैं, ईरान का या इजरायल का। भारत किसके साथ है, भारत का औपचारिक मत क्या होना चाहिए। इस तरह के कई सवाल हैं जो लेकर हम आज तक पर आ जाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और गौरव यही हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारत के देशवासी क्या सोचते हैं। इजरायल और ईरान के युद्ध में आप किसका समर्थन करते हैं। जब ये सी वोटर ने सर्वे किया कि आप ईरान के पक्ष में हैं या इजरायल का समर्थन करते हैं, तो जो अपने आप को विपक्ष की पार्टियों के वोटर या समर्थक बताते हैं, लगभग आप यह आंकड़ा देखिए 23.1% वो इजरायल का समर्थन करते हैं, 38% ईरान का समर्थन करते हैं। अच्छा, अब इसी से बिल्कुल अलग जो अपने आप को एनडीए का वोटर बताते हैं, उनमें से लगभग 53.9% ईरान का समर्थन करते हैं, महज 11% ईरान का, बाकी सब इजरायल का समर्थन करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न हमने पूछा था, सी वोटर ने पूछा था। फिर भारत का औपचारिक पक्ष क्या होना चाहिए इस युद्ध पर। विपक्ष के 19% वोटरों का मानना है कि इजरायल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन लगभग 31% का कहना है कि ईरान का समर्थन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए प्लस के समर्थकों की अगर हम बात करें तो उनमें से लगभग 40% उनका यह मानना है कि भारत को इजरायल का साथ देना चाहिए। केवल 8.9% से भी कम ईरान के पक्षधर हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस समय। बिल्कुल, अगर भारतवासियों की बात की जाए सुमित, तो ज्यादा समर्थन इजरायल के पक्ष में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और गौरव सबसे कमाल की बात यही बात है कि हम लगातार ये खबर क्यों दिखा रहे हैं, ये सर्वे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दरअसल भारतवासियों के मन को, या फिर आप कह सकते हैं उनके मन को टटोलने की एक कोशिश थी, और ये भी दिखाने की कि आखिरकार इस युद्ध को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं भारतवासियों में है, किस तरीके से वो इस युद्ध की परिस्थिति को देख रहे हैं, दोनों देशों में कौन क्या कर रहा है, इसको देखकर उनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये जानना बेहद जरूरी था। गौरव, प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। हमारे साथ एम्बेसडर श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर श्रीवास्तव, आप ईरान में भी हमारे राजदूत रह चुके हैं। क्या अगर आप इस सर्वे को देखें, और ये सबसे बड़ा सर्वे, क्या ये आकलन किया जा सकता है कि इजरायल की तरफ भारतीयों का झुकाव कुछ अधिक है, और अगर ऐसा है तो आपकी दृष्टि में क्यों? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आई हैव जस्ट कम ऑन लाइन, तो मैं आपका सुन नहीं पाया वो क्या आपके आंकड़े थे। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे तो ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं, और सिर्फ एक युद्ध को लेके मेरे ख्याल से जो भी लॉन्ग टर्म हमारी नीति या व्यू है उसको नहीं डिसाइड किया जा सकता। जी, एमाशल कपूर, दोनों ही देश, ईरान की बात करें या इजरायल की बात करें, दोनों ही देश भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन इजरायल के प्रति क्या संबंध सैन्य दृष्टि से देखें या सामरिक दृष्टि से देखें ज्यादा मजबूत, ज्यादा घनिष्ठ समझे जाते हैं? राजनीति पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बट मैं डिफेंस के हिसाब से आपसे कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसको आप अपने हिसाब से आंकलन कर सकते हैं। ये जो प्रेजेंट 13 जून से युद्ध प्रारंभ हुआ है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये बहुत ही मान्य में बहुत अलग तरह का युद्ध है। इसके अंदर कई चीजें पहली बारी हो रही हैं। जो स्केल और स्कोप है इसका वो बहुत ही अलग है। जो डेप्थ ऑफ टारगेटिंग है वो बहुत इन्वॉल्व,
और इसमें पहली बारी जो यूएस की इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी भिन्न है। अब भारत किसी भी खेमे का पार्ट नहीं है, एंड जैसा कि अभी एम्बेसडर जी ने बताया कि हमारे संबंध दोनों देशों से बहुत ही अच्छे हैं, और हाल के 4 दिन के युद्ध में हमने पाया कि हमारे को इजराइल ने काफी हद तक कई मामलों में हमारी मदद की थी, तो भारत ये भी नहीं भूलता। बट ये भी ना भूला जाए कि अभी 2 दिन पहले ईरान ने अपनी जंग रोक के कल हमारे जहाजों को अंदर लैंड करने दिया और इवैक्यूएट करने दिया। भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ईरान में, चाहे वो चाबहार पोर्ट में हो, चाहे उनके हाईवेज में हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे अस्पतालों में हो, चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो। ये संबंध बहुत गहरे हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो भारत के सामने राजनीतिक या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम होगी, वो किस देश में किस हद तक कहां जाके। बट आपने इस युद्ध में एक और चीज देखी होगी कि यूएन और जो बाकी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो धीरे धीरे डिफंक्ट होती जा रही है। जो पहले कभी भी युद्ध स्टार्ट होता था तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बनता था, एंड हम देखते थे कि उस जंग का या उस वॉर का तुरंत से हल ढूंढने की कोशिश की जाती थी। बट अभी 3 साल से ऊपर हो गया रशिया यूक्रेन युद्ध को। करीब अक्टूबर 2023 से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध भी जिस स्कोप से चल रहा है मुझे लग रहा है काफी लंबा चलेगा। तो इस तरह से जो युद्ध स्पैन आउट हो रहे हैं, एक नई तरह की चुनौतियां साथ लेके आ रहे हैं। ये मेरा टेक। निश्चित तौर पर, लेकिन मेरा प्रश्न, और शुरू में जो हम पूछ रहे हैं, जो सर्वे क्या कहता है, सर्वे के रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं जनरल सिन्हा, क्या इसकी एक वजह यह भी है कि ईरान और इजराइल हालांकि दोनों भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन नजदीकी रिस्पोंडेंट्स का क्या यह मानना है जो सर्वे में भाग ले रहे थे कि ईरान के बजाय इजराइल से क्या घनिष्ठता ज्यादा नजर आ रही है? जय हिंद गौरव। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं इसको केवल यदि पूरा रिव्यू यदि करता हूँ ऑपरेशन राइजिंग लाइन से, तो वो सही नहीं होगा। ये बात है 7 अक्टूबर के बाद के से जो चला है और 2023 से, और ये अभी तक का रिट्रीब्यूशन, ये सारे एक कंटिन्यूअस उसकी साइकिल है। और मैं इसको जोड़ता हूँ जो हमारे 22 अप्रैल के जो हमारे पहलगाम में हुआ है, वो मोरलेस सेम है, वही लाइन वही है, तरीका वही है, एंड इट इज़ द सेम पैटर्न। यदि इस पैटर्न को यदि आप देखते हैं तो इजराइल व्हाट इज देयर फाइटिंग फॉर, छोड़ दीजिए कोई कहता है कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई करते हैं, मगर दे आर फाइटिंग स्टैंड अलोन मोड में विद द कंप्लीट आतंकवाद, और उसकी रेजिस्टेंस जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है इट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन फाइट अलोन, बट दे हैव प्रिवेल्ड अपॉन। उन्होंने अभी तक बहुत प्रिवेल किया है। देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट इजराइल, ए वेरी स्मॉल डिटरमिन्ड नेशन, दे हैव डन इट। इंडिया हैज एक्चुअली, ये जो सर्वे है उसी का एक सपोर्ट है, क्योंकि हम भी उसी चीज, यदि हमने आज, इट हैज टू बी ऑन प्रिंसिपल, ये कहना कि दोनों देशों के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जरूर है, ईरान के साथ भी है, मगर ईरान के लोग, मेरा ये मानना है, ये जो मुल्ला साहब वाली जो 79 के बाद से चीज़ें हुई हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या है जो कि अभी तक हम उसको नहीं काउंट करते हैं, जो कि इस चीज़ के बरखिलाफ है। आप पूरे वेस्ट एशिया के अंदर यदि आप जाएंगे, यदि आप जाइए तो एक आपको भले ही वो ना दें, इंक्लूडिंग अरब वर्ल्ड के अंदर में, और जो रैशनल हैं देश जो आज 21st सेंचुरी को देख रहे हैं, वो आपको मिलेंगे, उनकी हार्ट विल बी ऑलवेज विद इजराइल। इट इज़ नॉट दैट हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ईरान को छोड़ दें, मगर हम ईरान को ये समझाने की चेष्टा करें कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो चीज ली हैं, वो वी हैव टू बी वोकल। यदि गवर्नमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, दे हैव टू प्ले द डिप्लोमेसी, हैज टू प्ले विद द साइलेंट गेम। हमारे ऐसे लोग जिसको आकलन करते हैं। जी, प्रणय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, क्या ईरान धर्म के नाम पर, कश्मीर के मुद्दे पर इससे पहले कई बार पाकिस्तान का साथ देता रहा है? क्या ये एक वजह हो सकती है कि जो लोग उत्तर दे रहे हैं उनमें से संख्या ईरान के पक्ष में उतनी नहीं जितनी इजराइल के पक्ष में है? हालांकि एम्बेसडर दिनकर श्रीवास्तव भी ये बिल्कुल सही कह चुके हैं कि दोनों हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, दोनों हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, दोनों ने कई बार भारत का साथ भी दिया है। किस रूप में आप देखते हैं इस सर्वे के नतीजे को?
देखिए गौरव, विदेश नीति जो है वो पॉपुलर जनमत के हिसाब से चले ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन पॉपुलर जनमत को, यानी जो जनमानस के अंदर चल रहा है, जिस तरीके से लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं, उसे भी पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, आपने कारगिल की वॉर कवर की है, आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जिस समय ऑपरेशन सफ़ेद सागर चल रहा था, भारतीय वायुसेना को जिस समय लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स की ज़रूरत थी, उस समय मिराज के अंदर लेज़र गाइडेड बॉम्ब देने वाला मुल्क भारत के लिए इजराइल था। इजराइल ने भारत को बम मुहैया करवाए थे। इसके अलावा भारत की एग्रीकल्चर का इशू हो, चाहे भारत के साथ में वेपन ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, या भारत को सैन्य मदद हो, इन तमाम मुद्दों के ऊपर पिछले 20-25 सालों के अंदर इजराइल के प्रति भारत के लोगों का नजरिया बदला है। साथ ही अगर आप ओआईसी की बात करें, ईरान के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध हैं, लेकिन ओआईसी के मंच पर कभी भी ईरान ने जो है वो भारत के साथ खड़ा होते हुए या कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में नहीं खड़ा किया। भारत और भारत के लोग भी ये तमाम चीजें देखते हैं। कई बार विदेश नीति की जरूरतें होती हैं, आपको अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई करना होता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखने होते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। लोग सपाट तरीके से चीजों को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे साथ हमारे संकट के समय में कौन खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ, और शायद जो कुछ सर्वे के अंदर लोग ये कह रहे हैं ये उसी चीज का एक रिफ्लेक्शन है। ठीक रहिए मेरे साथ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो बहुत ध्यान से इसे देख रहे हैं और जो पैनल पर हमारे साथ हैं, ये जो पहलू है ये गंभीर है। क्या भारत की इजराइल के साथ करीबी जो संबंध है उसकी छवि इस्लामिक दुनिया में भारत की छवि को प्रभावित करती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इजराइल के साथ हमारे संबंध बहुत घनिष्ठ है, वो जो भारत की छवि है क्या इस्लामिक देशों में प्रभावित करती है? विपक्ष के जो समर्थक है 31% मानते हैं हाँ करती है। एनडीए के जो समर्थक है केवल 23% उनका यह मानना है कि ये छवि को प्रभावित करती है। हालांकि अधिकतर लोगों का यह भी कहना है कि भारत दोनों देशों के संबंधों को तोल के बराबर कर करके पलड़े को बिल्कुल बराबर रखता है, यानी इजराइल के साथ भी संबंध बना के रखता है और ईरान के साथ भी। सत्ता पक्ष के समर्थकों की बात करें तो 23.6% समर्थकों का कहना है कि यह छवि चुनौती पैदा करती है, लेकिन 43.7% के मुताबिक भारत सही तालमेल बैठाने में सक्षम है और ऐसा कर पा रहा है। एम्बेसडर श्रीवास्तव, आप ईरान में भारत के राजदूत रह चुके हैं, आप ही से मैं ये जानना चाहूंगा, ऐसी छवि कि हम इजराइल के अधिक करीब हैं, या फिर भारत ये छवि स्थापित करने में सक्षम रहा है कि चाहे इजराइल हो चाहे ईरान, तालमेल भारत बैठाता है, दोनों के साथ हमारे संबंध बेहद घनिष्ठ हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, पब्लिक ओपिनियन बदलती रहती है, हमें अपना हित देखना है। जब मैं था ईरान में, मेरे वक्त में चाबहार पे एग्रीमेंट हुआ। चाबहार पे हिंदुस्तान से एग्रीमेंट करने के लिए ईरान को चीन और पाकिस्तान दोनों का बड़ा विरोध, उनके सामने दोनों मुल्कों ने इसका बड़ा विरोध किया, मगर उन पाकिस्तान और चीन के विरोध के बावजूद ईरान ने हमें एक्सेस दिया चाबहार में। सो ये कहना कि हमारे जनता का इस समय एक वर्ग है जिसकी में ये ख्याल है कि हमारा इनसे ज्यादा संबंध अच्छा है या उनसे ज्यादा संबंध अच्छा है, ये देखते हुए हम अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को छोड़ दें और ये पृष्ठभूमि भी भूल जाएं कि हमें जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कॉन्टेक्स्ट है, हमारे हित ईरान के साथ हैं। आप देखिए इस समय क्या हुआ, मुनीर साहब, जनरल मुनीर अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिले हैं जी। वो मुसलमान मुल्क है और वो अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ खड़ा हो रहा है। क्या हम भी उसी खेमे में जाना चाहते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। हालांकि जनरल मुनीर पर एक प्रश्न बाद में आएगा, उस पर हम जनरल मुनीर पर भी चर्चा करेंगे, और इसीलिए आज तक पर हम हर पक्ष अपने दर्शकों तक लेकर आते हैं ताकि हमारे दर्शक सही निर्णय कर सके कि भारत के हित में क्या है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, मीडियम टर्म इंटरेस्ट और इमीडिएट इंटरेस्ट, लगातार ये देखने की आवश्यकता है। और जैसा एम्बेसडर श्रीवास्तव बता रहे थे, क्या हमें अपने दोस्तों को भी ये बताने की आवश्यकता है ईरान समेत कि कश्मीर पर
ईरान का जो रुख है वो कितना भारत के पक्ष में है, कितना पाकिस्तान के पक्ष में है, कितना धर्म के नाम पर है, इन पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे और दो टूक चर्चा करेंगे, बेझिझक चर्चा करेंगे। एमाशल कपूर, भारत की जो रणनीति है ये मल्टी अलाइनमेंट की, रूस और यूक्रेन दोनों का दोस्त है भारत, इजराइल और ईरान दोनों का दोस्त है भारत, या फिर भारत की छवि जो कुछ लोगों की दृष्टि में है कि हम इजराइल के करीब है, वो इस्लामिक देशों में भारत के लिए समस्या हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और भारत जो अपनी रक्षा की जो उद्योग नीति है, जो हमारा डिफेंस का जो इक्विपमेंट है, उसमें हम इजराइल की मदद ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को भी ये मालूम है। और भारत ने कभी भी ऐसी चीजें छुपाई नहीं है कि हम इनके साथ तालमेल रखे हैं। और जहां तक रही बात इस्लामिक देशों में, हमारे जो भी डेलीगेशंस हैं, जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं, वो हम यूएई के साथ भी अपनी डिफेंस की एक्सरसाइज करते हैं, हम यूएस के साथ भी अपनी डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसी करते हैं, हम चाइना के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं, हम रशिया के साथ भी है। तो आपके पहले प्रश्न पे आते हुए कि भारत ने जो अपना डिफेंस डिप्लोमेसी और जो नॉर्मल डिप्लोमेसी है, उसमें कभी भी किसी खेमे की तरफ रुख नहीं किया, जैसे मैंने आपसे कहा। तो उससे क्या रहता है, कई जगह नुकसान होता है और कई जगह फायदा होता है। फायदा यह है कि हमारे को टाइप कास्ट नहीं किया जाता। हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं, हम G20 में भी जाते हैं, हम G7 में भी जाते हैं, हमें अफ्रीकन समिट में भी बुलाया जाता है, हमें आसियान की मीटिंग्स में बुलाया जाता है, हमें इजराइल की मध्यस्थता में की गई है या हमारे को इस्लामिक कंट्रीज की मध्यस्थता में कोई मीटिंग है उसके लिए भी बुलाया जाता है। तो दिस इज अ नेशनल पॉलिसी। एंड ये कहना कि हम इजराइल के साथ हैं तो इस्लामिक देश हमसे किसी न किसी हद से खफा होंगे, मेरा ऐसा मानना नहीं है। जनरल सिन्हा, क्या ईरान को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर धर्म के नाम पर ईरान पाकिस्तान का अगर साथ देता है तो भारतवासियों को ये ठीक नहीं लगता? पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो भारत में हैं और ये एक संबंध ईरान को भी, जिस तरह भारत ईरान के साथ उतनी घनिष्ठता है, वहां से तेल हम लेते हैं, हमारे कितने लोग वहां पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा शिया मुसलमान ईरान के बाद भारत में ही है, ये पहलू ईरान को भी धर्म के नाम पर पाकिस्तान के साथ अगर वो कभी जाता है तो ये सही नहीं है। देखिए गौरव, यदि आप ईरान को देखें तो 9 करोड़ लोग रहते हैं ईरान में। भारत में हमारी यदि संख्या है मुसलमानों का ही देखें, यदि हम धर्म के ऊपर बात करते हैं, मगर प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो ईरान के लोग नहीं हैं वो ज़्यादातर आपके साथ में हैं। है वहाँ की जो सत्ताएं हैं, जो सत्ता 79 के बाद है, और आप लोग ज़्यादा अच्छा उसको समझते हैं कि परिस्थितियाँ कैसे। भारत ने अपने बैलेंस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। इवन इन दैट आपको याद होगा 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे ईरान में, उन्होंने दोस्ती का एक वर्ड यूज़ किया था, वहाँ दोस्त कहते हैं। मगर 2017 में आयतुल्लाह खमैनी साहब ने अपने बड़े गैदरिंग में और पूरी दरबार के बीच में उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तो दे ऑल्सो प्ले द गेम। उसके बाद अभी कुछ दिनों से पहले, आपको पता होगा 1.5 साल 1 साल का समय हुआ है, उन्होंने अगेन उठाया है। तो उस मामले में तो वो पाकिस्तान के साथ पूरी तरह खड़े हैं। प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम है कि ईरान यदि एटॉमिक पावर हो जाता है और वो जिस तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के द्वारा, जो कि पाकिस्तान भी वही करता है, एटॉमिक पावर है, उसके अलावा उसका दूसरा जो टेररिज्म का उसका एक्सटेंडेड हैंड है, सेम, एब्सोल्युटली सेम है। 2 पैरेलल हैं, एक सिया है, एक सुन्नी देश है, और ईरान भी ये कर पाता है। आपके लिए चाबहार एक हो सकता है कि उसने एयर स्पेस खोल दिया, इट विल बी वेरी मच मायोपिक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ईरान को छोड़ना नहीं है, ईरान को बैलेंस बना के रखना है और ईरान के लोगों को ये समझ है। बट वी हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर कि जो टेररिज्म का मुद्दा है, जो एक्सिस ऑफ, उन्होंने 3 हूतियों की बात हम छोड़ दी है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं अपने संबंधों की, और हम कहते हैं कि ये 13 तारीख से शुरू हुआ है पूरा का पूरा। ये गलत है। हम बैलेंस बना के रखे। ये 23 तारीख से जो हमारा 7 अक्टूबर के बाद 2023 से लेकर अभी तक पूरा बैलेंस है, और उस बैलेंस के ऊपर ही चलना चाहिए। एंड दैट इज द वे वी शुड गो। तालमेल बनाकर, बैलेंस बनाकर चल रहा है। सुमित, अच्छा बैलेंस है।
ठीक, अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं और ईरान के हित को ही बेच आते हैं। ये ईरान को भी सोचने की आवश्यकता है कि कश्मीर पर अगर वो कभी पाकिस्तान की लाइन लेता है तो ये सही नहीं है। बिल्कुल गौरव, सबसे कमाल की बात अगर आप देखें कि इस समय भारत के सामने क्या सिचुएशन है। भारत के साथ एक बार खड़ा है जो सबसे पुराना दोस्त यानी ईरान और सबसे भरोसेमंद दोस्त यानी इजराइल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत किसको चुनता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है गौरव कि अभी भारत के सामने, जैसा जनरल सिन्हा भी बता रहे थे, बात है कमिटमेंट की। भारत का कमिटमेंट है आतंकवाद के खिलाफ और यही वजह है कि भारत के लिए परिस्थिति इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। और गौरव, यही चीजें हैं जो इस समय भारत की प्रायोरिटी भी है और जो हमें लगातार हमारे सर्वे में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है गौरव। और यही बात है प्रणय, जो ईरान को भी समझने की आवश्यकता है कि भारत तो साथ देता है, चाबहार के मुद्दे पर ईरान ने साथ दिया, लेकिन क्या कश्मीर के मुद्दे पर, आतंक के मुद्दे पर ईरान भारत के साथ है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान का मत जानता है और पाकिस्तान की का साथ लेता है तो अब आप इसको इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान तो अमेरिका में जाके ईरान के हित को बेच आया। सुमित, बिल्कुल, और देखिए प्रणय को भी एक मिनट बिल्कुल 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 जी। देखिए गौरव, दो चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि चाबहार को लेकर जितनी भी चर्चा होती है, ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान ने चाबहार को किन स्थितियों के अंदर भारत के साथ में तालमेल के लिए दिया था। उस समय में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी फ़ौजें थीं और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के एयरबेसिस का इस्तेमाल कर रहा था और ये वॉर ऑन टेरर का वक्त था, जब ईरान को लगा कि उसको इस जियो स्ट्रैटेजी को बैलेंस करने के लिए भारत जैसे पार्टनर की ज़रूरत है। और जब चीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपना ग्वादर का पोर्ट डेवलप कर रहा था, अपने पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए उसे एक पार्टनर की ज़रूरत थी। उन परिस्थितियों के अंदर ईरान ने भारत के साथ चाबहार पर पार्टनरशिप की थी। यानी यहां पर जियोपॉलिटिक्स की जो जरूरतें थी वो ज्यादा हावी थी, बजाय कि कोई एक पसंद या कह लिया जाए, कहा जाए कि कोई एक अन्य प्राथमिकता जो है। दूसरा जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, अभी पिछले साल ही पाकिस्तान और ईरान ने दोनों ने एक दूसरे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जनवरी 2024 की बात है। उसके बाद जिस समय भारत में पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उस दौरान ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत उसी समय पे आए थे और ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से उस समय कहा गया था, जबकि उस समय तक तो ऐसी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, कि ईरान जो है वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ईरान भी बैलेंस कर रहा था, ईरान भारत और पाकिस्तान के बीच में उस समय बैलेंस कर रहा था। इसलिए भारत भी जो है वो अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अगर वो बैलेंस बनाता है तो ये अपेक्षा किसी तरीके से गलत तो नहीं होगी कि भारत अपनी राष्ट्रीय हितों को देखते हुए यहां पर एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहां तक कश्मीर का सवाल है, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, कुछ सवाल तो ऐसे हैं ना गौरव, जिनको लेकर भारत की अपेक्षा गैर वाजिब नहीं है। अगर ईरान कहता है कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक की थी एक आतंकी संगठन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, तो आतंकवाद के मुद्दे पर उसको भी खुलकर बोलना चाहिए, पाकिस्तान को उन चीजों को लेकर कटघरे में खड़ा करना चाहिए। दुखद बात यह है कि ईरान ने उस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल नहीं पूछे, नहीं बात की, जिस तरीके से अपेक्षा की जानी चाहिए। एम्बेसडर श्रीवास्तव, अगले से प्रश्नों पर मैं आऊं उससे पहले क्या मैं आपका मत इस पर जान सकता हूं कि जिस खुले दिल से भारत ईरान का समर्थन करता है, जिस तरह के समर्थन की वो ईरान से अपेक्षा करता है, खासतौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के मुद्दे पर, क्या वो भारत को मिलता है या नहीं मिलता है? गौरव, जो आपके संवाददाता ने कहा वो शायद ये उनको पता नहीं है कि मैं 2011 से 15 तक था वहाँ हिंदुस्तान का राजदूत। 2013 में राष्ट्रपति जरदारी, पाकिस्तानी राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने एक समझौता किया गैस पाइपलाइन पे ईरान से। उसके एक हफ्ते के अंदर ईरान पे एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ पाकिस्तान की सॉइल से जी, और उसमें उनके काफी 14, अगर मुझे ठीक से याद है, 14 IRGC के सिपाही मारे गए, ऑफिसर्स। उस पे जो जहां तक अभी ये बात उठी थी कि वो क्यों नहीं ईरान पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, ईरानियन पार्लियामेंट ने, उसमें 290 सदस्य हैं, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 230 मतों से पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास किया। और यही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ रिटन कंप्लेन किया है यूनाइटेड नेशंस में, और वो कंप्लेन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सर्कुलेट हुआ है। मेरे
4 साल में आखिर के 2 सालों के अंदर, आखिर के 2 साल मेरे ख्याल से 2014-15 में ईरान पे 14 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। 2019 में जिस समय लेकिन जनरल जिस तरह सुलेमानी भारत के साथ उनको खड़े होना चाहिए, क्या ईरान उस तरह से खुलकर खड़ा होता है भारत के साथ? पाकिस्तान एक इंटरनेशनल टेरर एपिसेंटर है, ये तो आप और मैं जानते हैं एम्बेसडर साहब, हमारी चर्चा भी उस पर हो चुकी है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किस पर अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है, रूस पर या फिर अमेरिका पर? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का जो राष्ट्रीय हित है, और इसको मैं चाहता हूं आप जरा ध्यान से सुनिए, भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो सबसे ज्यादा किसके साथ सधता है, अमेरिका के साथ या रूस के साथ? विपक्ष के 9.3% समर्थक अमेरिका के पक्षधर है, 70.2% रूस के। अच्छा, ये तो हमने बात की विपक्ष के समर्थकों की। अब एनडीए की अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए एनडीए का पक्ष भी यहां पर जानना है। जो एनडीए के समर्थक या वोटर या सर्वे का उत्तर देने वाले थे, 15.7% समर्थक अमेरिका के पक्षधर है, लेकिन 69.6 लगभग 70% यहां पर भी 69.6 रूस के पक्ष में है। एक बात साफ है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, रूस भारत का भरोसेमंद साथी है। सुमित, यही एक उत्तर निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, और मौजूदा समय में तो गौरव इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि बनी अंतर्राष्ट्रीय रूप में, वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है। वो भले ही अपने आप को एक कह सकते हैं पीस मेकर, डील मेकर या बहुत आपको स्ट्रांग दिखाते हो, लेकिन सब जानते हैं कि कर कुछ नहीं पाए। और जिस तरीके की बयानबाजी और आसिफ मुनीर की जो चीजें उन्होंने की, मीटिंग की, मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण वो रिफ्लेक्शन दिख भी गया इन डाटाज के अंदर। क्योंकि भारत के लोग ये जानते हैं कि भारत का हित किसके साथ है। हिमाचल कपूर, भारत को अगर विश्वास अधिक है इस समय तो वो रूस पर है। क्या ये जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं डील में करूं, पीस में करूं, भारत के साथ मित्रता की बात करते हैं और फिर आसिम मुनीर को लंच पर बुला लेते हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है? जो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनके अपने देशवासी भी काफी भ्रमित हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेके। सारे नेटो मेंबर्स, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, जो सालों साल से अमेरिकन से सपोर्ट से डिफेंस एंड आगे आ रहे थे, सडनली एक दिन उनसे कहा जाता है कि हम आपसे कोई संबंध, अगर आप टेबल पे पैसे नहीं रखेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को आगे रखा जा रहा है। ये इट इज नॉट गोइंग वेल। कंट्रीज जो जैसे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था अलाइड फोर्सेस को, उन दोनों देशों को उस जंग के बाद अमेरिका ने बोला कि आप चिंता ना कीजिए, हम आपका हाथ पकड़ेंगे, आपको डिफेंस के लिए कुछ नहीं करना। और अब आप देखिए करीब 80 साल बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दोनों देशों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। अब जापान, जहां पे श्रीवास्तव को भी इस चर्चा में जल्दी से ले लेते हैं। एम्बेसडर श्रीवास्तव, कोई संशय इस बात पर नहीं है, अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतवासियों को इस समय रूस पर विश्वास हो रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं आपकी दृष्टि में? गौरव, मैं फिर कहूंगा कि विदेश नीति पब्लिक ओपिनियन के फ्लक्चुएशंस में नहीं बनाई जाती है। हमारे इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट देखना है, और हमारा रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। ट्रंप साहब की नीतियों से हमारा बड़ा गहरा विरोध है, लेकिन ये सोचना कि वो आगे भी यही चलेगा, ये तो मेरे ख्याल से अभी इस समय इस कंक्लूजन पे जंप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं आया तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, मगर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे साथ सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, उससे बड़ा मसला चीन का है, और चीन के मसले पे कौन हमारे साथ खड़ा है। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो नीति इस समय मध्य पूर्व में है, उससे चीन के साथ
टक्कर लेने में अमेरिकन क्षमता कम हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। हालांकि अमेरिका की जो नीति यूक्रेन के प्रति भी रही, चीन से टक्कर लेने में, उन्होंने अपने ज्यादा हथियार नेटो ने भी और अमेरिका ने भी यूक्रेन में खपा दिया। अब उनके पास उतने हथियार है ही नहीं। अगर ताइवान में उन हथियारों की आवश्यकता पड़ी तो उतनी जल्दी वो हथियार प्रणय मिल पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की नीतियां, मतलब जितना विश्वास दोनों देशों ने कारगिल की लड़ाई के बाद, हम लोग बात करते थे NSSP, नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हम पढ़ा करते थे, देखा करते थे। फिर 2005 और 8 में वो सिविल न्यूक्लियर डील, और फिर ये रिश्ता लगातार बढ़ रहा था। 2005, फिर 2008, फिर 2014 नरेंद्र मोदी सरकार आई तो पहले बराक ओबामा के साथ, फिर बाइडेन के साथ, फिर डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर में, अब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टेन्योर, लगातार ऊपर चढ़ रहा था, फिर ये यो करना शुरू कर दिया। तो क्या यही वजह है कि इस समय लोग बोल रहे हैं कि रूस ज्यादा विश्वसनीय है? देखिए, रूस की विश्वसनीयता को लेकर भारत के पुराने अनुभव हैं। शायद भारतीय जनता को इसी तरीके से लगता है कि जिस तरीके से 1971 की लड़ाई में अमेरिका के 7th फ्लीट के जवाब में रूस की तरफ से कहा गया था, जिस तरीके से भारत की जो सैन्य क्षमता है उसको मजबूत करने में रूस ने समर्थन दिया, भारत की जो नाभिकीय क्षमता है, परमाणु क्षमता है, उसको मजबूत करने में, भारत को परमाणु पनडुब्बी देने वाला जो रूस है वो एक अनुभव है। तो इस तरीके से बहुत सारे सैन्य अनुभव रहे जिनके कारण भारत की जनता को लगता है। लेकिन आप ये देखिए, जिस तरीके से एम्बेसडर श्रीवास्तव कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है ये, कि जो विदेश नीति के हित होते हैं, जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी होती है, आपको अपने इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ता है। अमेरिका, बदली हुई जो वैश्विक स्थिति है उसके अंदर अमेरिका एक सुपर पावर है, एक बड़ा पावर है। पोस्ट कोल्ड वॉर जो सिचुएशन थी और साथ ही सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो हालात पैदा हुए, उसके अंदर भारत और अमेरिका न केवल साथ आए हैं, बीते 2.5 दशक के अंदर दोनों देशों के रिश्तों में कुछ बदला है। वो आपने पूरा अभी तरीके गिनाया कि किस तरीके से हर एक राष्ट्रपति के साथ एक बाइपार्टिजन सपोर्ट है अमेरिका के साथ में। लेकिन जनता कई बार जो है बहुत तात्कालिक चीजों से देखती है, तात्कालिक अनुभव होते हैं, उसके आधार पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ जाती हैं। वो तात्कालिक अनुभव जब अच्छे हो जाते हैं, तो आपको याद होगा कि अमेरिका में जब चुनाव हो रहा था और उस समय डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव हारे, तो भारत में कई लोगों को मायूसी लगी थी, कई लोगों को लगा था कि पता नहीं भारत के साथ रिश्तों में क्या होगा। ट्रंप हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे और बाइडेन आने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। अब चूंकि ट्रंप के रवैये के अंदर कुछ चीजें तात्कालिक तौर पर ऐसी हुई हैं जिससे लोगों को लगता है कि ट्रंप शायद उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। लोग बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं और इसी शॉर्ट टर्म के आधार पर लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जनरल सिन्हा, रूस के साथ ज्यादा भरोसा रहा है, चाहे वो S-400 सिस्टम की बात हो। हालांकि 5 सिस्टम हमें अभी भी नहीं मिल पाए हैं। कहा यह जा रहा है कि चौथा सिस्टम जुलाई 2026 में आएगा और जो 5वां सिस्टम है वो दिसंबर 2026 तक भारत को मिलेगा। लेकिन रूस ज्यादा विश्वसनीय नजर आता है। गौरव, मेरे से सवाल है क्या? जी जनरल सिन्हा। या देखिए, टाइम टेस्टेड पार्टनर यदि कोई है हमारा पूरे विश्व के अंदर, तो वो एक रूस ही है। और ये देखिए, जब टाइम ऑफ रेकनिंग होती है, दैट इज द एसिड टेस्ट बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स, वो अनकंडीशनल है और उसमें कहीं भी आपको दो राय नहीं मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से, जब से भारत आज़ाद हुआ है उसके बाद से एक रूस है और सभी टाइम पे, और भारत ने भी ये जो रिश्ता है बहुत बेखूबी अभी निभाया, खास करके जब यूक्रेन की वॉर। ये कहना कि यूक्रेन और रशिया एक ही है, हम दोनों के साथ बराबर है, हमारी जो भी समविकता है या दूरी है, तो ये मैं नहीं मानता हमारी। और वो लोग समझते हैं जब आपकी जो भी है घनिष्ठता किससे होगी, जो टाइम टेस्टेड पार्टनर है। टाइम टेस्टेड पार्टनर रशिया है, कुछ दिनों से हमें इजराइल भी दिखाई देता है टाइम टेस्टेड। इवन अमेरिका इज नॉट टाइम टेस्टेड पार्टनर, वो दे कैन डिच यू, बट अपने जो समय में, और ये इंटरपर्सनल रिलेशंस में, स्टेट रिलेशंस में और डिप्लोमेसी में, ये एब्सोल्युटली, और ये मैं नहीं कहता, ये चाणक्य नीति है। ये हमारे, यदि हम जाएं, हम आज की नीतियों से बात करें तो इट माइट बी डिफरेंट, बट आपको यही चीज पे करती है। हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं गौरव, मगर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का ये मतलब नहीं होता कि हम सब, आप ये नहीं, हम सबको लेके चलते हैं, हम अपने हित में काम ट्रांजैक्शनल है आपको रिलेशनशिप। डोनाल्ड ट्रंप के कहने से नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस समय आ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भारत किस पर अधिक भरोसा कर सकता है, ईरान पर या इजराइल पर?
अगर हम विपक्ष के समर्थकों की बात करें तो 38.1% समर्थकों का कहना है कि ईरान पर भरोसा कर सकते हैं। 37.5% ये विपक्ष के ही हैं जो कह रहे हैं इजराइल पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए के समर्थकों की बात करें तो महज 18.3% का कहना है कि ईरान पर, 56.4% इजराइल को और भरोसेमंद मानते हैं। एक बार मैं फिर एम्बेसडर कपूर आप ही से, एम्बेसडर श्रीवास्तव आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा और फिर आऊंगा मैं एयर वाइस मार्शल कपूर पर, एयर मार्शल कपूर पर। एम्बेसडर श्रीवास्तव, ईरान क्या एक ही मुद्दा रह जाता है? क्योंकि अगर धर्म की भी बात करें, शिया मुसलमानों की भी बात करें, घनिष्ठ संबंधों की भी बात करें, भारत और ईरान के संबंध बहुत घनिष्ठ है। आप किस दृष्टि से देखते हैं कि अगर इस सर्वे को हम एक पैमाना माने तो क्या ईरान पर और भरोसा करने की आवश्यकता तब आएगी जब ईरान भारत को और घनिष्ठता से देखेगा? गौरव, हमें अपना हित देखना है और इस समय जैसा आपने सही कहा था, मैं और हमारे कलीग्स ने भी कहा इस उसमें शो में कि ईरान ने के जो बयान कश्मीर पे आए थे 2 बार पिछले 4 साल में, वो उसका कोई भी औचित्य नहीं था। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने एकदम शुरू में ही स्पष्ट कह दिया था कि हम अपने आंतरिक संबंधों में किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मेरे चाहे ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो हमें अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी तो में अपनी सॉवरेनिटी बनानी ही है। जहां तक जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, उसमें एक पुरानी कहावत अंग्रेजी में है, आर डिफरेंसेस एंड एट वाटर्स एज, कि विदेश नीति को हम अपने आंतरिक जो डिफरेंसेस हैं उसके दृष्टिकोण से हमें नहीं देखना चाहिए। हमें अपना कंसेंसस प्रेजेंट करना चाहिए। और पहलगाम के बाद जो बड़ी अच्छी चीज वो सामने आई वो यही थी कि जितने भी वर्ग, जितने भी धर्म और जितनी भी पार्टी थी, सब ने एकजुट के स्टैंड लिया पाकिस्तान और टेररिज्म के खिलाफ। अब मैं आता हूं सबसे महत्वपूर्ण, जी बहुत एक महत्वपूर्ण पहलू पर मैं जल्दी से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि यह प्रश्न यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से हाल ही में व्हाइट हाउस में मिले। क्या अमेरिका के रुख में पाकिस्तान के प्रति जो नरमी है उसकी वजह यह है कि अमेरिका पाकिस्तान के एयर बेसिस चाहता है? इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सपोर्ट बेसिस का क्या कहना है? सर्वे के मुताबिक लगभग 57%, 56.8% मानते हैं इस बात को। अच्छा, और लगभग 69.2%, 59.2% का मानना यह है कि अमेरिका के रुख में जो परिवर्तन है उसकी वजह यही है कि अमेरिका को इस समय पाकिस्तानी एयरबेसेस की आवश्यकता है। एयर मार्शल कपूर, भारत लगभग एक मत नजर आ रहा है, क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष के समर्थक, कि अमेरिका केवल अपना हित साध रहा है, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? एयर मार्शल कपूर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें जब आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं वो 4 दिन वहां रहे हैं, सारी चीजें खुल के बात की गई हुई। तो जो आप एयर स्पेस देख रहे हैं, जो वेस्टर्न ईरान की एयर स्पेस है, उस पर अभी एयर सुपीरियरिटी है इजराइल की। तो उनके हवाई जहाज बिना किसी रोक टोक से ईरान के ऊपर से आ जा रहे हैं और अपने टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। जहाँ इस टाइम पे ईरान फोर्टिफाइड है, जहाँ उनके असेट्स अभी हैं वो उनके पूर्वी दिशा में ऑन द ईस्टर्न साइड, एंड वो पाकिस्तान से सटा हुआ है। और कई सारे शिया सुन्नी जो वॉरियर्स हैं दोनों साइड से, जो बलूचिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो इस एरिया में सिस्तान में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों देशों में, ईरान में और पाकिस्तान में, इस चीज को लेके, बट आप एक रुख देखिए पाकिस्तान का, उनके पॉलिटिशियंस और उनकी जितने लोग हैं वो खुल्लम खुला बोल रहे हैं हम ईरान के साथ हैं। हम तो जनरल मासेस और पब्लिक के लिए वो एक फेस है जो कि कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं।
और दूसरी तरफ क्वाइटली जाके आसिम मुनीर अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिलते हैं। और जहां तक मेरी सहमति है, इफ पुश कम्स टू शव, अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से पता चला है कि 10 या 14 दिन वेट करना चाहते हैं, तो अगर जब भी नीति आती है, जब उनको लगता है कि हमें पाकिस्तान के एयर बेसिस या फैसिलिटीज को यूज करना पड़ेगा, तो मेरी समझ से पाकिस्तान उनको अलाउ कर देगा। इसका मतलब जनरल सिन्हा ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, मतलब धर्म के नाम पर वो ईरान का बिरादर मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन अपने एयरबेसेस अमेरिका को दे देगा ईरान के खिलाफ। देखिए, अभी भी अमेरिका के एयर बेसिस, यदि ये आप मान के चलिए, नीचे के नूर खान का तो बेस का अभी बहुत सारी पाकिस्तान से खबर आ रही है जो अमेरिकन एसेट्स हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आप जाइए कराची से ऊपर, तो वहाँ पर भी जितने F-16s हैं वहाँ पर उनके बेसिस हैं और वो उसको यूज़ करता रहा। यदि आप सेंट्रल कमांड के इनके चीफ को सुनेंगे तो ही सेइंग पाकिस्तान इज़ ए फेनोमेनल पार्टनर, और ये जो उनका है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन आउट ऑफ द नाटो, ये पाकिस्तान है। मेरा ये नहीं मानना है कि उसको एयर बेस लेने के लिए उनको आसिम मुनीर की ज़रूरत हो और उनको वाइट हाउस में लंच खिलाने की ज़रूरत हो। उसकी बहुत 5 टेक अवे यदि मैं जल्दी से आपको बता दूं, एक तो सबसे बड़ा वो है कि वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की है, एक रेयर अर्थ मटेरियल की है जो जिसमें आसिम मुनीर साहब कहीं लगते हैं फंस रहे हैं। दूसरा, वो करना चाहते हैं डबल क्रॉस, जैसे यूएसएसआर को किया था इन्होंने, डबल क्रॉस करो चाइना से ही, दे आर गोइंग फॉर अ डीपर थिंग। ये एयर बेस पाकिस्तान को यदि कहें तो मैं आसान शब्दों में कहूं कि तुसी ग्रेट हो, तोहफा मंजूर है, वो तो वहीं बैठे बैठे करवा सकते हैं। देखिए, बात आसिम मुनीर को क्यों लेकर के गए, पूरी साइडलाइन कर दी पॉलिटिकल हेड्स को। और आसिम मुनीर इतना पकड़ नहीं है, आप भी जानते हैं। सेना के अंदर में भी बगावत है, और खास करके ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हैजंट गॉट नॉट मच स्टैंडिंग इंक्लूडिंग विद एयर फोर्स। तो उसके लिए ये कहना कि वो आपको मुहैया करवाएंगे एयरबेस, वो मैं बहुत इसको नहीं बाई करता हूं। इसके अलावा और 2 आयाम हैं जिसको समझ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बताए जनरल सिन्हा, लेकिन आज समय इस डिबेट में इतना ही है मेरे पास। सभी दर्शक आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।